Hello everyone, so today we are going to start this video from another new chapter of Advanced Financial Accounting. The number of the chapter is chapter number 5 as per my book, and the name of the chapter is Partnership Accounts 1 and it is Introduction. So let's get started with the chapter. Features of partnership से हम start करेंगे. A partnership is a form of business organization. अब partnership है क्या? पार्टनरशिप एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो कैरी करेंगे, वो मान जाते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग वो मानते हैं कि हम मिलकर एक लॉफुल बिज़नेस चलाएंगे टुगेदर. वी विल रन अ लॉफुल बिज़नेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. एंड जो हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे उनको हम शेयर करेंगे. सो दो या फिर दो से ज़्यादा लोग जब एग्री करते हैं एक लॉफुल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए एंड अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. अब क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है पार्टनरशिप के उसे देखते हैं. हम नई छोटी क्लासेस में भी करे हुए हैं. सो वी हैव एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स. इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन होता है. A partnership business must have at least 2 persons. पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका एक्ट कौन सा है, इसका एक्ट है 1932. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज़ जनरली 50. 2 से लेकर 50 तक हमारा नंबर रहता है पार्टनरशिप में. एग्रीमेंट बिटवीन पर्सनस के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है. पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सनस. अब पार्टनरशिप कैसे अराइज आती है, पार्टनरशिप आती ही ऐसे है कि पर्सनस के बीच में एग्रीमेंट होता है. द एग्रीमेंट में भी रिटन और ऑरल, और ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है और ये ऑरल भी हो सकता है. बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती. देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बिना डीड के पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मैं कह रही हूँ कि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं एग्जिस्ट कर सकती. एग्रीमेंट होता है कि हम आपस में चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं. डीड होता है रिटन फॉर्म में वो चीज़ें लिख रहे हैं. सो लॉफुल बिजनेस कैरी करना होता है. ये नहीं कि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, हम ड्रग्स कर रहे हैं, अल्कोहल सप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं. द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस. एक ऐसा बिजनेस जो लॉफुली काम करे, गवर्नमेंट की बात मानकर. एनी एग्रीमेंट फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ इज़ वॉइड. अगर कोई भी काम आप इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए करते हो तो लॉ इन्फोर्स नहीं करता आपकी उन एक्टिविटीज़ को. आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते अपने बिजनेस को चलते चलते. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयर होता है. द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फिक्स्ड रेशो. सो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है. प्रॉफिट शेयरिंग इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयर करना एक एसेंशियल एलिमेंट होता है कि अगर पार्टनरशिप है इट मीन्स वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है. नेक्स्ट वे म्यूचुअल एजेंसी. सो हर एक पार्टनर दोनों चीज़ें होता है. वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है. प्रिंसिपल होता है वो खुद के लिए, एजेंट होता है बाकी लोगों के लिए. द एक्ट ऑफ वन पार्टी बाइंड्स ऑल अदर पार्टी. जिसका मतलब है कि अगर एक पार्टनर को काम कर रहा है तो बाकी सभी पार्टनर उसके लिए बाइंडेड हैं. अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो आप उसके लिए बाइंडेड हो क्योंकि यू आर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो पार्टनरशिप में लोगों की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. इफ़ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे लाइबिलिटीज़. कल को बिजनेस बंद हो जाता है, ख़त्म आप करना चाहते हो, तो आपको लाइबिलिटीज़ पे आउट करने के लिए अगर पैसों की कमी हो रही है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को यूज़ करना पड़ेगा एज अ पार्टनर. अटमोस्ट गुड फेथ. पार्टनर्स के बीच में गुड फेथ होता है. पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. आपस में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस के ऊपर ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है. एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट ऑनेस्टली. हर एक पार्टनर को ऑनेस्टली काम करना चाहिए एंड डिस्क्लोज करनी चाहिए सभी मटीरियल फैक्ट्स जो एक दूसरे को पता होने चाहिए. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. जो पार्टनरशिप फर्म है और जो उसके पार्टनर्स हैं उनमें आपस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. अनलाइक कंपनीज में क्या होता है कि एक कंपनी है, रिलायंस अलग है, अंबानीज अलग है. रिलायंस से अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप रिलायंस के ऊपर कंप्लेंट करोगे, उसके ऊपर केस करोगे, अंबानी के ऊपर नहीं करोगे. लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि अगर आप मान लो राम एंड सन्स
कोई स्वीट्स की शॉप है, तो आपको उनसे कोई कंप्लेंट है और वो पार्टनरशिप है, उसमें क्या है, 2 भाई लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उन भाइयों के ऊपर केस करोगे, ना कि राम एंड सन्स के ऊपर। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रखते लॉ की नज़रों में। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जो पार्टनर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट, अपने जो शेयर होता है वो दूसरे बंदे को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना। मीन्स अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट है तभी आप अपना शेयर दूसरे किसी इंसान को दे सकते हो, यानी उसको पार्टनर बना सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आपकी मर्ज़ी है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तब भी सही है, नहीं करवाना चाहते तब भी सही है, बट एक चीज़ है, रजिस्ट्रेशन कराने से आप एक दूसरे के ऊपर केस करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो बेटर। Registration of partnership firm is not compulsory, but an unregistered firm suffers from certain legal disabilities. जो फॉर्म अनरजिस्टर्ड होती है उसके पास कुछ लीगल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यानी वो लीगली कुछ राइट उसके पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्टनरशिप डीड। सो देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है। सो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है। मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है, दैट इज़ रिटन, जिसमें टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। इसमें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसके ऊपर पार्टनर्स एग्री हुए हैं रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के ऊपर पार्टनर्स एग्री हुए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर माने हैं, वो हमने लिखा है, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय पार्टनर्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इट डिफाइंस राइट्स, ड्यूटीज़, पावर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर रूल्स रिलेटिंग टू द फर्म। क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की? सो पार्टनरशिप डीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन्स। अब पार्टनरशिप डीड की ना कुछ इम्पॉर्टेंस है। पहला है अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। पार्टनरशिप डीड बनाने से हम फ्यूचर डिस्प्यूट्स से बच सकते हैं। सो इट क्लियरली स्टेट्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। हमने पढ़ा डीड में क्या होता है, डीड में होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है डिफाइन रूल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़। जब हम पार्टनरशिप डीड बना लेती हैं तब जो पार्टनर्स के राइट्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो क्लियरली डिफाइन हो जाती है। इट स्पेसिफाइज पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एवरी पार्टनर। हर एक पार्टनर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना प्रॉफिट शेयर है, क्या हक है उनका, वो सारा डिफाइन हो जाता है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। पार्टनरशिप डीड जो है ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। द बिजनेस कैन रन स्मूथली। वो स्मूथली काम कर सकता है हमारा बिजनेस, बिकॉज प्रोसीजर एंड रूल्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड। किस तरीके से काम करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किन रूल्स को फॉलो करना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है हमारी डीड के अंदर। तो ये डायरेक्शन हमारे पास है, तो हमारा बिजनेस स्मूथली काम कर सकता है। हेल्प्स इन लीगल मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पार्टनरशिप डीड है वो लीगल मैटर्स में मदद करती है हमारा। मान लो कल को पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनरशिप डीड हमारी क्या कह रही है उस चीज़ को माना जाएगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस इन कोर्ट। एक लीगल एविडेंस की तरह वो काम करती है। नेक्स्ट वी हैव क्लैरिफाइज प्रॉफिट शेयरिंग। कैसे कैसे प्रॉफिट शेयर होगा उसे वो क्लैरिफाई करती है। इट क्लियरली मेंशंस द रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी स्टेटेड। ये क्लियरली मेंशन करता है हमारा डीड कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाएगा। डिसाइड इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इसमें रूल्स होते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, क्लियरली मेंशन होते हैं हमारी डीड के अंदर। फैसिलिटेट्स अकाउंटिंग नेटवर्क, जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो हमें ये भी बताता है कि अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे। सो अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म्स। अब बात करते हैं कि क्या कंटेंट्स हैं डीड के। फटाफट से रिवाइज करते हैं उससे पहले कि डीड की क्या इंपॉर्टेंस है। अकाउंटिंग वर्क को फैसिलिटेट करता है,
इंटरेस्ट एंड सैलरी को डिसाइड करने में मदद करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्लैरिफाई करता है, कैसे लीगल मैटर्स में क्या मदद करता है वो में पता चलता है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस को, राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है पार्टनर्स की, और फ्यूचर डिस्प्यूट्स को कम करने में मदद करता है. नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? द पार्टनरशिप डीड जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस. इसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं. इट हैज़ मेनी नंबर्स ऑफ क्लॉजेस. एक होता है नंबर एंड एड्रेस ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. सो नेम ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस. पार्टनरशिप बिजनेस का क्या नेम है? मान लो यहाँ पर हमने जो पहले नाम लिया था राम एंड सन्स हमारा नेम है. इसका हमारी पार्टनरशिप का हेड ऑफिस कहाँ पर? मान लो इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में. कहाँ पर है? लखनऊ में. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स हैं यहाँ मान लो, एक है हरीश, एक है सुरेश. तो उन पार्टनर्स की डिटेल्स हम लिखेंगे. उनका नाम लिख लिया, कहाँ पर रहते हैं वो दोनों पार्टनर्स वो लिख लिए, किस टाइप की नेचर हमारी बिज़नेस कर रही है. मान लो ईटेबल्स स्वीट्स का काम कर रही है हमारा बिज़नेस. कितना कैपिटल हर एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करा है? मान लो हरीश ने 10 लाख किया है, सुरेश ने 7 लाख किया है. क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 2:1 है. हरीश का 2, सुरेश का 1. किस किस रेशो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस कैसे शेयर करेंगे वो हम इसमें लिखते हैं. कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर. जब वो ड्राइंग्स करेंगे तो कितना रेट ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कितनी सैलरी किस किस पार्टनर को सैलरी देंगे, किसको कमीशन देंगे. क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं पार्टनर्स की. कैसे एडमिशन होगी, कैसे रिटायरमेंट होगी, क्या रूल्स रहेंगे उस समय पर. गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा. सो जब पार्टनरशिप में कुछ चेंज आएगा, कोई पार्टनरशिप प्रॉपर फर्म में या फिर पार्टनरशिप डीड में, तो कैसे गुडविल को वैल्यू किया जाएगा. अकाउंट को किस मेथड से मेंटेन किया जाएगा. ऑडिटिंग कैसे की जाएगी. जब फर्म डिसोल्यूट करेंगे हम यानी ख़त्म करेंगे हमारी फर्म को, तो क्या प्रोसीजर होगा फर्म का पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करने का. दीज आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब बात करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है यानी जब हम प्रोविजंस को यूज़ करेंगे तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे. सो व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, द प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई. पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविजंस हैं उनको हम यूज़ करेंगे. हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 12th में. इंपॉर्टेंट रूल्स आर इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर होगा, सभी पार्टनर्स में इक्वल रेशो होंगी. अगर 2 पार्टनर है 1:1, अगर 3 है 1:1:1, अगर 4 है 1:1:1, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस. कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा उनकी कैपिटल्स के ऊपर. कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं ली जाएगी उनसे. किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा. और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है यानी लोन फ्रॉम पार्टनर, उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा. और मैनेजमेंट में सभी पार्टनर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा. और अगर लोन टू पार्टनर है, फर्म ने लोन को पार्टनर को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा. बात करें गुडविल की. सो मीनिंग ऑफ गुडविल से स्टार्ट करते हैं. गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्नड थ्रू ऑनेस्टी, क्वालिटी प्रोडक्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल का मतलब है कि वो रेपुटेशन की वैल्यू बिजनेस की, मीन्स हमारे बिजनेस की वो रेपुटेशन जिसकी एक वैल्यू है, जो बिजनेस की किस तरीके से कमाई है, ईमानदारी से, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से, एफिशिएंट मैनेजमेंट से और कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन गेन करके. इट इनेबल्स अ बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट्स. ये हमारे बिज़नेस को मदद करती है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स के कंपैरिजन पे वो किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकती है बाकी बिजनेस के कंपैरिजन से और अपनी रेपुटेशन के बेसिस के भी ऊपर. गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. जो हमारी गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है. ये हमारे लिए एसेट तो है लेकिन ना हम इसे छू सकते हैं ना हम इसे देख सकते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, दोज एसेट्स व्हिच कांट बी टच एंड सी. डिफरेंस बिटवीन गुडविल एंड रेपुटेशन. अब हम बात कर रहे हैं कि गुडविल हमारी बिजनेस की रेपुटेशन है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी ना कुछ ना कुछ डिफरेंस है.
बात करें मीनिंग की, तो गुडविल जो है वो बिज़नेस की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू है। मीन्स हमारी जो बिज़नेस की रेपुटेशन है उसकी मनी में क्या वैल्यू है, और रेपुटेशन क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या है बिज़नेस के लिए। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, रेपुटेशन जर्नल इमेज है कि लोगों का क्या ओपिनियन है हमारे बिज़नेस के लिए। ये वैल्यू करते हैं मनी की फॉर्म में, इसे हम पैसे की फॉर्म में वैल्यू नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डेड इन बुक्स इन सम केसेस, गुडविल को हम कुछ केसेस में बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रेपुटेशन को हम कभी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते। गुडविल हमारी मदद करती है बिज़नेस को इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, कि हमें प्रॉफिट्स थोड़े एक्स्ट्रा अर्न हो। ये मदद करती है लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। वो पैसा कमाने में मदद करती है, प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, ये ट्रस्ट अर्न करने में मदद करती है। अब व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ नेसेसरी, अब गुडविल की वैल्यूएशन कब नेसेसरी होती है वो देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम्स नेसेसरी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, गुडविल को वैल्यू करना फॉलोइंग सिचुएशंस में ज़रूरी हो जाता है। जब किसी पार्टनर की एडमिशन हो, यानी व्हेन न्यू पार्टनर कंपनसेट्स ओल्ड पार्टनर्स फॉर सेक्रीफाइस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, जब नया पार्टनर कुछ आता है और वो कुछ पुराने पार्टनर्स को देता है क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस करा है उसके प्रॉफिट शेयर के लिए, उसे एडमिशन के केस में गुडविल कैलकुलेट करती है। रिटायरमेंट के केस में जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जाता है तो उस केस में गुडविल कैलकुलेट करती है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, लीगल हायर्स ऑफ डिसीज पार्टनर रिसीव हिज शेयर ऑफ गुडविल, सो जो लीगल हायर होता है उस डिसीज्ड पार्टनर का, यानी उस मरे हुए पार्टनर का जो लीगल हायर होता है उसको उस मरे हुए पार्टनर का शेयर मिलता है गुडविल के अंदर। सिमिलरली रिटायरमेंट में भी उसको शेयर मिलता है, और न्यू एडमिशन के केस पे उसको ओल्ड पार्टनर्स का वो सेक्रीफाइसिंग फ्यूचर प्रॉफिट देना पड़ता है शेयर का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, सो पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट्स आर कंपनसेटेड, सो जो पार्टनर्स जितना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। एमालगमेशन और सेल ऑफ बिजनेस, एमालगमेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा बिजनेस को कंबाइन करते हैं। सेल का मतलब होता है बेच देते हैं। सो गुडविल वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल और मर्ज, जब बिजनेस मर्ज करते हैं या फिर जब बिजनेस सेल करते हैं उस केस में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। We have conversion into company. Value of goodwill is calculated at the time of conversion. जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, गुडविल इज़ वैल्यूड फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब हम किसी फर्म अपनी पार्टनरशिप फर्म को जब डिसोल्यूट करते हैं उस केस में भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है क्योंकि हमने अकाउंट्स को बंद करना होता है। तो इन वजहों से हमें गुडविल निकालनी पड़ती है जब हम किसी नए पार्टनर के एडमिट करती हैं, किसी पार्टनर को रिटायर होना पड़ता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, जब हम फर्म्स को अमालगमेट या फिर सेल करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं कंपनी में, जब फर्म हमारी डिसोल्यूट करती है, उनके साथ हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइनिंग करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन को, मीन्स गुडविल निकालते वक्त इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है कैलकुलेशन के ऊपर। पहला है नेचर ऑफ बिज़नेस, दूसरा है लोकेशन क्या है बिज़नेस की, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कैसे एफिशिएंट, कितनी एफिशिएंट है हमारी मैनेजमेंट, मार्केट में रेपुटेशन कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कितना कंपटीशन है मार्केट में, कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कितना रिस्क है। सो इन सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, businesses having stable demand usually possesses higher goodwill. सो जिन बिजनेसेस के गुड्स की डिमांड स्टेबल रहती है ना, मीन्स आज अगर डिमांड ज़्यादा है, कल नॉर्मल है, परसों थोड़ी कम होगी, फिर 2-3 दिन ज़्यादा है, फिर है टिक रही है डिमांड, तो इट मीन्स कि इनकी डिमांड स्टेबल है। तो जिन बिजनेसेस की डिमांड स्टेबल होती है उनकी गुडविल ज़्यादा होती है। लोकेशन, बिजनेस सिचुएटेड एट फेवरेबल लोकेशन अर्न्स हायर गुडविल। सो अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है और आप किसी हॉस्पिटल के पास हो और दूसरी और किसी और बिजनेस किसी और बंदे की शॉप है स्टेशनरी की और वो स्कूल के पास है, तो बट ऑब्वियस फेवरेबल लोकेशन स्कूल के पास वाली है, तो उनकी गुडविल ज़्यादा होगी क्योंकि वो फेवरेबल लोकेशन के ऊपर सेटल्ड है।
नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस। जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो कस्टमर की कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आप कपड़ों का काम कर रहे हो और आपके फैब्रिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो बट ऑब्वियस कस्टमर्स रिपीट करेंगे आपके पास आना, दे विल प्रेफर योर शॉप। नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुडविल। जब अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, मींस आप सभी चीज़ों को प्रॉपरली एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हो, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली आपकी गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि गुडविल को हम प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्केट रेपुटेशन। गुड पब्लिक इमेज इंक्रीजेज गुडविल वैल्यू। अगर पब्लिक इमेज हमारी बिजनेस की अच्छी है, तो इससे हमारी गुडविल इंक्रीज़ हो गई, कि गुडविल तो जस्ट रेपुटेशन की मनी वैल्यू ही है ना। तो जितनी बढ़िया पब्लिक इमेज होगी, उतनी बढ़िया गुडविल की वैल्यू होगी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी। हायर प्रॉफिट्स जनरली इंक्रीज गुडविल। प्रॉफिट ज़्यादा है, गुडविल भी ज़्यादा है, क्योंकि गुडविल प्रॉफिट्स के ऊपर निकलती है। कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा ना मार्केट में, मींस आप जिस प्रोडक्ट में सेल कर रहे हो, डील कर रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट में बाकी कॉम्पिटिटर्स भी हैं आपके पास, जो इससे भी कम रेट्स पे, कम प्राइसेस पे से सेल कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी गुडविल ज़्यादा नहीं होगी। तो जितना कम प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया गुडविल होगी। मीन्स आप ही के पास गुड्स हैं, आप ही एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से, तो आपकी गुडविल ज़्यादा ही होगी। कस्टमर रिलेशन। स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीजेज गुडविल। अगर आपके कस्टमर्स लॉयल हैं, मीन्स वो हर बार आपके पास ही आएंगे, तो आपकी गुडविल बढ़िया रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस में इंक्रीज गुडविल। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आपके फेवर में है, गवर्नमेंट जितना टैक्स डिमांड, जितना आपको टैक्स लगना चाहिए, अगर गवर्नमेंट उतना टैक्स रेट रख रही है आपके बिज़नेस की नेचर के लिए, तो आपकी गुडविल बढ़िया रहेगी। अगर गवर्नमेंट आपके बिज़नेस टाइप को सपोर्ट कर रही है, उसकी ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, तो आपकी गुडविल बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगी आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव रिस्क फैक्टर। लोअर बिजनेस रिस्क जर्नली इंक्रीज गुडविल। जब बिज़नेस में रिस्क कम होगा, तब हमारी गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि जितना कम रिस्क होगा, उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और उतनी ज़्यादा हमारी गुडविल होगी। सो ज़्यादा रिस्क मतलब कम गुडविल। सो ये हमने फैक्टर्स करे जो इफेक्ट करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन को। वी विल गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेन मेथड्स है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 4 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट का ही सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का पार्ट आता है, फिर सुपर प्रॉफिट आता है, फिर कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टार्ट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका एवरेज करके। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट से के एवरेज से। फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स ईयर्स ऑफ परचेज। जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसे ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। पहला स्टेप है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। पिछले सालों का हमें प्रॉफिट निकाल लेना है, एडजस्ट एबनॉर्मल आइटम्स, और इनमें से एबनॉर्मल आइटम्स को एडजस्ट कर लेना है, यानी जो चीज़ प्लस करने वाली है, फिर जो चीज़ माइनस करने वाली, वो सब कुछ कर लेना है। फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सभी प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 4 है मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फिर जो एवरेज प्रॉफिट है उसको ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बात करते हैं सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट की। सो अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस मेथड में क्या होता है, हम एवरेज प्रॉफिट को निकालते हैं कैसे? टोटल जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। मीन्स अगर 3 सालों का प्रॉफिट हमने ऐड करा है तो उसे 3 से डिवाइड करेंगे, 5 का करा तो 5 से डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला देखते हैं एवरेज प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, मान लो 10,000, 20,000, 30,000, तो ये हमारा हो गया 60,000। 3 सालों का था, 60,000 डिवाइडेड बाई 3, फिर आ जाएगा 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या मेरिट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की? सिंपल मेथड है, बहुत ईजी है करने के लिए और कैलकुलेट करने के, समझने के लिए भी और कैलकुलेट करने के लिए भी। सूटेबल फॉर स्टेबल बिजनेस।
सो यूज़फुल व्हेन प्रॉफिट रिमेन्स कंसिस्टेंट। सो जब किसी बिजनेस का प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहता है, आज 50,000 है, कल 49,000 है, फिर 45,000 है, फिर 51,000 है, फिर 50,000 है, तो अगर आपके प्रॉफिट्स कांस्टेंट चलते आ रहे हैं तो आपके लिए मेथड सूटेबल है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स लिमिटेड कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, बहुत कम कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। जस्ट एवरेज प्रॉफिट निकालो और फिर उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो। क्या डीमेरिट्स हैं, ये ट्रेंड्स को इग्नोर करता है, डजंट कंसिडर इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीजिंग प्रॉफिट। हम गुडविल निकालते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस, गिव इक्वल वेट टू ऑल ईयर्स, और सभी ईयर्स को इक्वल वेट देते हैं। हम आप आगे करेंगे जिसमें हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हर साल को हम कुछ वेट देते हैं कि मीन्स हर साल की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसको कंसिडर करना चाहिए, फिर उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे रैंकिंग करते हैं। सो यहाँ पे कोई वेट्स नहीं देते हम ईयर्स को। लेस एक्यूरेट, नॉट सुटेबल व्हेन प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हेविली। सो जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मीन्स वो स्टेबल नहीं है, तब आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, आपके लिए कम एक्यूरेट रहेगा। सो ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। अब मैंने यहाँ पर आपको एक बात करी थी स्टेप्स में, एबनॉर्मल आइटम्स को ट्रीट करना होता है हमारे प्रॉफिट में से। सो वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें एबनॉर्मल आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ता है। एबनॉर्मल जो लॉसेज होते हैं उन्हें हम ऐड बैक करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें माइनस करते हैं। सो एबनॉर्मल लॉसेज, शायद मैंने नॉर्मल बोल दिया बट बोलना एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल लॉसेज आर एडेड बैक। लॉसेज जो हैं वो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो वैसे तो रोज़मर्रा में ज़िंदगी में नहीं आते बट अब आ गए किसी तरीके से, तो हमने उन्हें माइनस कर दिया था। मीन्स वो डेली नेचर के नहीं हैं, सो देयरफॉर हम उसे ऐड बैक कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादातर नहीं रेकर करते हैं। एग्जांपल है लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई, चोरी हो गई, कोई स्ट्राइक आपने कर दी। अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेंस की। एंड एबनॉर्मल गेंस आर डिडक्टेड बिकॉज दे आर नॉन रेकरिंग। जो एबनॉर्मल गेंस होते हैं, मान लो हमें कोई एसेट सेल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, मान लो 1 करोड़ का लाभ हो गया, वो में प्रॉफिट हर बार तो नहीं होना होता, इस बार हो गया, तो ये नॉन रेकरिंग था, इस वजह से हम इसे माइनस कर देंगे। सो एबनॉर्मल गेंस आर डिडक्टेड बिकॉज दे आर नॉन रेकरिंग। एग्जाम्पल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नेक्स्ट वी हैव वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड। अंडर दिस मैथड डिफरेंट वेट्स आर असाइन्ड टू प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इस मैथड के अंदर हम डिफरेंट वेट्स असाइन करते हैं डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स के लिए। मीन्स अगर हम 2011 का देख रहे हैं, 12 का देख रहे हैं, 13 का देख रहे हैं, तो हम तीनों का ना एक वेट बनाएंगे कि सबसे पहले मान लो 12 को पहला वेट दिया, 13 को दूसरा, 11 को तीसरा, ऐसे करके वेट्स होते हैं। रीसेंट ईयर्स आर गिवन हायर वेट्स। यूजुअली क्या होता है, जो भी रीसेंट ईयर्स आते हैं ना, मान लो अगर हम 2026 की बात करें तो 2025 और 2004 जो है वो रीसेंट ईयर्स है, उसका ज़्यादा वेट होगा। पहले हम कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट को, राइट। नेक्स्ट असाइन वेट्स टू प्रॉफिट। फिर जो जितने जितने प्रॉफिट्स हमारे निकल के आते हैं उनको वेट्स असाइन करते हैं उनके। मल्टीपल प्रॉफिट्स विद रिस्पेक्टिव वेट्स। फिर हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिट्स आ जाते हैं उनके वेट्स के साथ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, वेट इनटू प्रॉफिट। वो आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, फिर उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाय ईयर्स ऑफ परचेज। फिर जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया है, यानी जो वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था अपने नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो हमारे पास आ गया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल निकल आएगा। फॉर्मूला है समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। सो आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है, शायद मैंने ऊपर आपको गलत बोल दिया कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के केस में। देखिए, हमने कोई ऐसे सेपरेटली शो नहीं करना कि एवरेज प्रॉफिट क्या था या वो क्या था। आपने अपने माइंड में एक प्रॉफिट का टेबल सोचो जिसमें प्रॉफिट्स होंगे, मान लो 3 सालों के प्रॉफिट्स, फिर 3 सालों के वेट्स होंगे, फिर उनका आप प्रोडक्ट करोगे। पहले साल का कुछ है, दूसरे साल का कुछ है, तीसरे साल का कुछ है। तो हमने क्या करा है, हमने प्रॉफिट इनटू वेट करा है, और उसका सम जो है वो हम न्यूमरेटर में रख लेंगे, और नीचे वेट्स का सम, मान लो 1 2 3 रखा था तो वेट्स का सम आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरीके से हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है
जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो जितना ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट के, उसको हम सुपर प्रॉफिट बोल देंगे। आई होप इज इट क्लियर, इट इज़ क्लियर। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स का एवरेज। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट नॉर्मली अर्न बाय सिमिलर फर्म्स, कि कितना प्रॉफिट्स नॉर्मली सिमिलर काइंड की फर्म्स अर्न कर रही हैं। फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, मीन्स सी इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100, ये होता है एन नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का वो प्रॉफिट जो फ्यूचर की मेंटेनेंस करने में हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इतना चाहिए हमें। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे हम करते हैं कि सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ गुडविल। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके। सो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स। हम इस मेथड में गुडविल को निकालते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके। तो लेट्स सी कि प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है। सो कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें सो इस मेथड में टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम बिजनेस की गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर, लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट है। सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं जैसे हम निकालते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसका आपको फॉर्मूला मैं बताऊंगी। फिर देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, फिर हम उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस अमाउंट जो बचता है वो आता है हमारा गुडविल। सो फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइज्ड वैल्यू, देखो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उस एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखना पड़ता है। वो कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फिर इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके गुडविल आ जाती है हमारी। सो गुडविल का फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो सुपर प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करके हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। दिस मेथड अज्यूम्स दैट गुडविल इज इक्वल टू द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेथड क्या अज्यूम करके चलता है कि हमारे बिजनेस की गुडविल उतनी ही है जितनी सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, इज इक्वल्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, फिर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वो ऐसी है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटलाइजेशन के स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पास ईयर्स का, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। आपको पता होगा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करके। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। फिर कैपिटलाइज करते हैं हम सुपर प्रॉफिट को, कैसे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो जो रिजल्ट निकल के आता है वो होती है हमारी गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ मेरिट्स हैं। पहला मेरिट है, इसका फ़ायदा है कि ये साइंटिफिक मेथड है। दिस मेथड इज़ कंसिडर्ड मोर लॉजिकल एंड साइंटिफिक। इस मेथड को हम ज़्यादा लॉजिकल मानते हैं, साइंटिफिक मानते हैं, क्योंकि हम इस मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसिडर करते हैं और उसका रिलेशन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ देखते हैं।
सो नेक्स्ट पॉइंट वही आता है कि ये कंसिडर करता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को. इट कंपेयर्स एक्चुअल प्रॉफिट्स विद नॉर्मल इंडस्ट्री प्रॉफिट. हमारी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको हम कंपेयर करते हैं एक आम इंडस्ट्री से जो इस फील्ड में है. नेक्स्ट आता है एक्यूरेट वैल्यूएशन. हमारी जो वैल्यूएशन होती है वो एक्यूरेट होती है. गुडविल की जो वैल्यू होती है वो रियलिस्टिक मिलती है. यूज़फुल फॉर लार्ज फर्म्स. ये उन फर्म्स के लिए सूटेबल है और जो फर्म्स काफ़ी स्टेबल हैं, जिनके स्टेबल प्रॉफिट्स अर्न जो करती हैं. सो ये हो गया मेरिट्स कि लार्ज फर्म के लिए सूटेबल है, एक्यूरेट वैल्यूएशन होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करते हैं और साइंटिफिक मेथड है. अब बात करते हैं डी मेरिट्स ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड की. सो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होती है, हर बंदा ये नहीं कर सकता, बहुत लेंथी एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है. रिक्वायर्ड एक्यूरेट डेटा. सो करेक्ट वैल्यूएशन करने के लिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली इसके ऊपर डिपेंड है. प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड. प्रॉफिट की कितनी एस्टिमेशन है और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंडेंट है हम. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्टेन प्रॉपर इंडस्ट्री रेट. एक हमारी इंडस्ट्री कितना NRR जनरेट कर रही है हमें कैसे पता चल सकता है. सो ये डी मेरिट्स थे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना मुश्किल है, एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत पड़ती है और कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है. हम डिफरेंस देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मैथड एंड सुपर प्रॉफिट मैथड के बीच में. सो जो एवरेज प्रॉफिट मैथड है वो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, सुपर प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है. कंसिडरेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट में हम कोई नॉर्मल प्रॉफिट की कंसिडरेशन नहीं देखते, सुपर प्रॉफिट में देखते हैं. एवरेज प्रॉफिट थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, सुपर प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है. एवरेज स्मॉल फर्म्स के लिए होता है, सुपर प्रॉफिट उन फर्म्स के लिए होता है जिनका इस्टेब्लिश प्रॉफिट होता है यानी स्टेबल प्रॉफिट होता है. इसकी कैलकुलेशन सिंपल होती है, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है. अब हम डिफरेंस देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में. सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में क्या देखते हैं, वेट टू प्रॉफिट्स. अगर हम बात करें कि प्रॉफिट्स को कैसे वेट मिलता है, सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सभी प्रॉफिट्स का इक्वल वेट होता है, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हर एक ईयर के प्रॉफिट का वेट डिफरेंट होता है. इंपॉर्टेंस टू रीसेंट ईयर्स. एवरेज प्रॉफिट में हम रीसेंट ईयर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, वेटेड प्रॉफिट में हम इंपॉर्टेंस देते हैं रीसेंट ईयर्स को. ये कम एक्यूरेट होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है. ये तब सूटेबल होता है जब प्रॉफिट स्टेबल हो, ये तब सूटेबल होता है जब प्रॉफिट कोई ट्रेंड के साथ चलता है. एवरेज प्रॉफिट वाला इजी होता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला थोड़ा कम्प्लेक्स होता है. अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गुडविल के रिगार्डिंग. सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल हेल्प्स अ बिजनेस अर्न एक्सेस प्रॉफिट. एक बिजनेस को मदद करता है ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए. इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज़ जनरली नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. जो हमारे बिजनेस ने इंटरनली जनरेट करी है गुडविल यानी बिजनेस की अंदर की जो गुडविल है, जो हमारे बिजनेस का अंदर का गुडविल है जो हमने कैलकुलेट नहीं करा है, उसे हम यूजुअली बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते. परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन जो हमने एसेट परचेज करने में या फिर किसी का बिजनेस परचेज करने में जो गुडविल खरीदी है वो हम यूज़ करेंगे अपनी बुक्स में, उसे रिकॉर्ड करेंगे. वैल्यू ऑफ गुडविल में इंक्रीज और डिक्रीज विद रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस का जितना भी रेपुटेशन है उसके हिसाब से गुडविल बढ़ती और कम होती जाएगी. तो यही हमारी कंक्लूजन है. पार्टनरशिप एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की. इसलिए म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस्ड है और प्रॉफिट्स की शेयरिंग के साथ बेस्ड है. पार्टनरशिप डीड प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग रिलेशंस अमंग पार्टनर्स. जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो बहुत वाइटल यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप स्पेसिफाई करने के लिए. इन पार्टनरशिप अकाउंट्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडमिशन. पार्टनरशिप में गुडविल को वैल्यूएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ है एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के केस में. बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मैथड. सो बिज़नेस की नेचर एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं इनकी सूटेबिलिटी देखकर. तो फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं मेन टॉपिक्स के साथ. सो गुडविल का मतलब क्या है, क्या फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं एंड क्या सर्कमस्टांसेस उन्हें रिवाइज करते हैं. स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल से. गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस का जो रेपुटेशन का मनी वैल्यू है उसे हम गुडविल बोलते हैं. इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट दैट हेल्प्स अ बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट. ये एक इंटेंजिबल एसेट है, मीन्स एक ऐसा एसेट जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं.
जो हमारे बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है हमारे सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस की कंपैरिजन पर। अ फर्म हैविंग गुड रेपुटेशन, बेटर मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, efficient services, favorable location and customer satisfaction develops goodwill over time। सो एक ऐसी फर्म जिसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करती है, सर्विसेज एफिशिएंट है, लोकेशन फेवरेबल है, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हाई है, उनकी गुडविल समय के साथ अपने आप खुद ब खुद बन जाती है। गुडविल रिप्रेजेंट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जो गुडविल है वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है ड्यू टू पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड कस्टमर लॉयल्टी। और वो भी कैसी अर्निंग कैपेसिटी, जो कैसे बिल्ड हुई है, लोगों के कॉन्फिडेंस एंड उनकी लॉयल्टी से। जो कस्टमर्स होते हैं उनकी कॉन्फिडेंस एंड उनकी लॉयल्टी से। इट कांट बी सीन्ड और टच, हम इसे देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, बट इट हैज़ वैल्यूड बिकॉज इट इंक्रीजेज द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। लेकिन इसे हम वैल्यू ज़रूर करते हैं क्योंकि ये हमारे बिजनेस के फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करती है। According to accounting principle, goodwill is the excess value attached to a business because of its favorable position in the market। Accounting principles के according goodwill का मतलब है वो excess value जो हमारे business के साथ attach है, क्योंकि हमारा business एक favorable position पे है market के अंदर। सो फेवरेबल पोजीशन पर होने की वजह से मार्केट में हमारा बिजनेस जो ज़्यादा वैल्यू रखता है उसे हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल परचेज गुडविल भी हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी हो सकती है। परचेज गुडविल अराइज व्हेन वन बिजनेस परचेजेस अनदर बिजनेस फॉर एन अमाउंट मोर देन नेट वैल्यू ऑफ एसेट रिक्वायर। परचेज गुडविल का तब आती है जब एक बिजनेस परचेज करता है दूसरे बिजनेस को, लाइक वन बिजनेस इज परचेजिंग अनदर बिजनेस फॉर एन अमाउंट मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। जितने उसके बिजनेस के बाद एसेट्स एक्वायर्ड है, मान लो ए ने बी का बिजनेस खरीदना है, बी के बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू है 1 करोड़ और वो उससे 1.5 करोड़ मांग रहा है। तो यहाँ पर जो 0.5 करोड़ है वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो उसकी गुडविल की वैल्यू, इट मीन्स जितने एसेट्स एक्वायर्ड हैं बिजनेस में उससे ज़्यादा जो पैसा मांगा जा रहा है उसे हम बोलते हैं गुडविल, और वो परचेज गुडविल होती है। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज क्रिएटेड थ्रू ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसको हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे बिजनेस ने मेहनत करके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच के, काम करके, एफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ हार्ड अर्नड मनी अर्न करी है, उससे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। Now we will be discussing factors affecting or determining goodwill। गुडविल को डिटरमाइन करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर एक्सप्लेन बिलो। क्या नेचर है बिजनेस का? द टाइप ऑफ बिजनेस ग्रेटली अफेक्ट्स गुडविल। बिजनेस का जो टाइप होता है वो गुडविल को काफ़ी अफेक्ट करता है। बिजनेस डील्स, एक सेकेंड, या business deals in branded product, medicines, education और essential services। सो वो businesses जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, या फिर कोई एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं, उनकी ज़्यादातर जनरली हाई गुडविल होती है क्योंकि इनकी डिमांड स्टेबल रहती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेबल रहेगी, मेडिसिन की डिमांड चलती रहेगी और एजुकेशन की डिमांड भी चलती रहेगी। Next we have location of business। A business situated at a favorable location earns more customers and profits। So एक ऐसा बिजनेस जो एक फेवरेबल लोकेशन पर सिचुएटेड है वो ज़्यादा कस्टमर्स एंड प्रॉफिट्स को अर्न करेगा। एग्जाम्पल है, अ शॉप लोकेटेड इन अ बिजी मार्केट एरिया हैज़ हायर गुडविल देन अ शॉप सिचुएटेड इन रिमोट प्लेसेस। सो जब एक दुकान बाज़ार में के अंदर सिचुएटेड होगी उसकी गुडविल ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू जो शॉप शहर से दूर है, पिछड़ी हुई जगह पर है। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है और जो आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट या फिर सर्विसेज देना होता है उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता है, जिससे कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है और ये हमारी
गुडविल को इंक्रीज़ करता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। सो हमारे बिजनेस का जो मैनेजमेंट है अगर वो काफ़ी एफिशिएंट है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, उससे हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, यानी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, जिससे हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सो गुड मैनेजमेंट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। सो जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी, उससे हमारे कस्टमर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। फर्म्स अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड स्टेबल प्रॉफिट जनरली possesses greater goodwill। सो वह फर्म्स जिनका प्रॉफिट स्टेबल है या फिर ज़्यादा है, उनकी गुडविल ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड है। अगर आज वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कल वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो यही हमारी फ्यूचर की प्रिडिक्शन रहेगी कि उनका जो फ्यूचर में भी जो प्रॉफिट अर्निंग होगा वो भी हाई रहेगा। तो इस केस में उनका जो गुडविल है वो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वी हैव मार्केट रेपुटेशन। द पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस गुडविल। जो बिज़नेस की पब्लिक इमेज है और जो रेपुटेशन है हमारे बिज़नेस की, वो हमारी गुडविल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। ऑनेस्ट डीलिंग्स एंड फेयर प्रैक्टिस इंक्रीज गुडविल। जो डीलिंग्स जब हम करते हैं अगर वो ऑनेस्टली हो, या फिर जो प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म करें अगर वो फेयर हो, तो इससे भी हमारी गुडविल बढ़ती है, क्योंकि इससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशन। गुड बिहेवियर विद कस्टमर्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज हेल्प्स इन मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड देयर बाय इंक्रीजिंग गुडविल। सो जब हमारे कस्टमर्स को हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर्स की लॉयल्टी बिल्ड होती है, जिससे हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होती है एंड हमारी गुडविल बढ़ती है। फिर है मोनोपोली पोजीशन। इफ़ अ बिजनेस इंजॉयज मोनोपोली और फेसेस लेस कंपटीशन। अगर एक बिजनेस के पास कंपटीशन बहुत कम है और वो मोनोपोली देख रहा है, मीन्स जिस प्रोडक्ट लाइन में वो डील कर रहा है उस प्रोडक्ट लाइन में और कोई बिजनेस है ही नहीं उस मार्केट में, तो उसकी भी गुडविल इंक्रीज होगी, क्योंकि कस्टमर्स के पास बहुत लिमिटेड ऑल्टरनेटिव है, लोग इधर उधर नहीं जा सकते, वो उसके पास ही लेने आएंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करती है वो है सेल्स ऑफ बिजनेस। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस को जब हम सेल करते हैं, गुडविल इज़ वैल्यूड बिकॉज द बायर पेज फॉर द रेपुटेशन। क्योंकि जो उस बिज़नेस को ख़रीदने वाला बायर होता है वो हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन के लिए कुछ पैसा पे करता है, उसके लिए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, जो कि उस बिजनेस मैन को फर्दर फ्यूचर अर्निंग करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है एमालगमेशन ऑफ फर्म्स। जब दो फर्म्स कंबाइन करती हैं, सो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं हर एक बिज़नेस की वैल्यू को निकालने के लिए। अगर ए का एक बिज़नेस है और बी का दूसरा बिज़नेस है, तो दोनों की बिजनेसेस का अपनी अपनी क्या गुडविल है, उसे हम कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू करते हैं। कन्वर्जन इनटू कंपनी। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम्स नेसेसरी। उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हमारी फर्म कंपनीज़ में जा रही है, इट मीन्स हमारी फर्म के शेयर होल्डर्स आएंगे, तो हमारी फर्म ने अभी तक जितनी गुडविल अर्न करी है उसके लिए जो न्यू पार्टनर्स हैं उनको अपना कुछ शेयर देना पड़ेगा बाकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब है जब फर्म ख़त्म हो जाती है। गुडविल इज़ वैल्यूड फॉर प्रॉपर सेटलमेंट अमंग पार्टनर्स। गुडविल को हम वैल्यू करते हैं प्रॉपर सेटलमेंट करने के लिए, जैसे कि पार्टनर्स के अकाउंट्स को जब हमने ख़त्म करना होता है तो उसमें हम गुडविल को भी वैल्यू करते हैं, सो दैट प्रॉपरली अकाउंट्स बंद हो सकें। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स। पहले हमने पढ़ा गुडविल के बारे में, अब पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स डिवाइस करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं
कि वो एक लॉफुल बिजनेस करेंगे जिसमें वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे एक एग्रीड टर्म्स में। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप लोगों के बीच का वो रिलेशन है जो लोग आपस में एग्री कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे और उस बिज़नेस के जिस बिज़नेस का काम सभी लोग कर रहे हैं या फिर एक बंदा कर रहा है सभी के बिहाफ के ऊपर। अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग ऑन वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। द पर्सन हु एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, अब वो बंदा जो पार्टनरशिप के बीच में एंटर हो रहा है आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, उसे हम पार्टनर बोलते हैं। कलेक्टिवली नोन एज फर्म, और कलेक्टिवली हम उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एंड द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज द कॉल्ड फर्म नेम, और जिस नाम के अंदर बिजनेस काम करेगा, मान लो राम एंड सन्स, वो हमारा बिजनेस का फर्म नेम हुआ। पार्टनर का मतलब समझ लग गया, फर्म का मतलब समझ लग गया और फर्म नेम का मीनिंग समझ लग गया। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 or more persons। सो पार्टनरशिप रिक्वायर एटलीस्ट 2 persons, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने ज़रूरी हैं। 1 person alone can't form partnership, एक इंसान पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सनस। पार्टनरशिप जो है वो कैसे क्रिएट हुई है, लोगों के बीच में एग्रीमेंट्स के थ्रू क्रिएट हुई है। द एग्रीमेंट में बी ऑरल और रिटर्न, ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटर्न नहीं होगा तब कुछ लीगल बेनिफिट्स लैक करेगा बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, अ पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस एक्टिविटी। जो एक पार्टनरशिप है वो एक ऐसा काम करना चाहिए पार्टनरशिप फर्म को कि वो लीगल हो, अनलॉफुल काम ना हो। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फिक्स्ड रेशो। सो जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं फिक्स्ड रेशो में। म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर एक्ट्स एज बोथ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड एजेंट फॉर अदर्स। सो हर पार्टनर प्रिंसिपल की तरह काम भी करता है और एजेंट की तरह काम भी करता है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, जिसका मतलब क्या है कि अगर एक बंदा काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो उसका उस काम के साथ रिलेटेड बी और सी भी होंगे। अगर बी काम कर रहा है तो ए और सी भी होगा, बाइंड हो जाएंगे वो उसके काम के साथ। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जब कोई पार्टनर को बिज़नेस बंद होने पर पैसे देने पड़ेंगे, लायबिलिटीज़ पे आउट करनी पड़ेगी, और उसके एसेट्स सफिशिएंट नहीं होंगे फर्म के, तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स को यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पे डेट्स। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, द फर्म एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर्स और फर्म दोनों सेम ही चीज़ है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। Utmost good faith, partnership is based on honesty, trust and mutual confidence among partners। जो पार्टनरशिप है वो कैसे बिल्ड होती है, वो ऑनेस्टी, सच्चाई के ऊपर, विश्वास के ऊपर और आपस में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ लिंक्ड है। तो पार्टनरशिप में एटमोस्ट गुड फेथ प्रेजेंट रहता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अ पार्टनर कांट ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। सो एक पार्टनर अपना शेयर किसी और बंदे को नहीं दे सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मीन्स अगर एक पार्टनर अपनी जगह पर किसी और बंदे को पार्टनर बनाना चाहता है तो बाकी सभी जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, उसके इस डिसीजन के साथ सहमत होने चाहिए। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी दो इट इज़ डिज़ायरेबल। वैसे तो पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जाता है ये आपको करवा लेनी चाहिए, आपको उससे लीगल बेनिफिट्स ही मिलेंगे। अब हम डिफरेंस देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में। तो फिक्स्ड कैपिटल में हमें पता है 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है करंट अकाउंट जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में
सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, वैसे तो यहाँ पर हमारी कैपिटल फिक्स रहती है जब तक हमारा एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉल ना आया हो, और फ्लक्चुएटिंग में हमारी कैपिटल कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है एवरी ईयर। एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें, सो प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, मीन्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट करंट अकाउंट। जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना, ये हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी, जो बाकी एडजस्टमेंट्स हमने जिनकी बात करी, उसे हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही डाल देते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करें, यूजुअली ओनली वन एंट्री फॉर परमानेंट चेंजेस। यूजुअली क्या होता है, सिर्फ एक ही एंट्री होती है परमानेंट चेंजेस के लिए, जो किस में होती है, कैपिटल अकाउंट में। और दूसरी ओर वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही एंट्री होती है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल, वहाँ पर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स भी ऐड ऑन हो जाती हैं। सो कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज होती है। करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर सेपरेट करंट अकाउंट हम बनाते हैं, वहाँ पर हम कोई सेपरेट करंट अकाउंट नहीं बनाते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा चेंज करता रहता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करें, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड the amount of capital shown in the capital account generally remains unchanged year after year unless additional capital is introduced or permanent withdrawal of capital is made. So fixed capital method में क्या होता है, जो हमारे कैपिटल की अमाउंट है जिसे हम कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे हैं, वो अनचेंज रहती है कुछ सालों के बाद तक भी, बजाय अगर तो एडिशनल कैपिटल आ जाए या फिर विड्रॉल हो जाए फिर बात अलग है। और प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करते, इसे हम सेपरेटली शो करते हैं करंट अकाउंट में। सो कैपिटल अमाउंट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है। एग्जांपल है, ए ने 1 लाख इंट्रोड्यूस करा कैपिटल की तरह, तो जो कैपिटल अकाउंट है वो 1 लाख शो करेगा जब तक वो कोई ऐड ऑन या फिर विड्रॉल नहीं कर लेता। बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसे हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, जैसे एडजस्टमेंट्स लाइक प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा। सो जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो बढ़ता या फिर कम होता रहता है हर साल। जैसे एग्जांपल है, कैपिटल थी 1 लाख की, प्रॉफिट आया 20,000 का, ड्राइंग्स हुई 5,000 की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी बन गई, 1,15,000, लाइक 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 5,000। सो यहाँ पर कैपिटल बैलेंस फ्लक्चुएट करा है। सो जो टर्म है डजेंट मेनली रेफर टू डेबिट और क्रेडिट। हमने जो बात करी थी कि अमाउंट या फिर बैलेंस जो है हमारे कैपिटल अकाउंट्स का, उसमें अनचेंज रहता है, दूसरे में चेंज होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कैपिटल का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होगा, उसका ये मतलब है कि जो कैपिटल अकाउंट की जो अमाउंट है वो एक में कांस्टेंट रहती है और एक में चेंज करती रहती है। सिंप्लिसिटी। सो ये वाला मेथड काफ़ी सिंपल होता है और सेकंड वाला मेथड काफ़ी डिटेल्ड सिस्टम है। सो फ्लक्चुएटिंग डिटेल्ड है क्योंकि इसमें सारी एडजस्टमेंट्स हम एक ही अकाउंट में शो करते हैं, वेराज जो हमारा फिक्स्ड है वो काफ़ी सिंपल मेथड है। सिंपली जो विड्रॉल्स और एडिशनल कैपिटल और बैलेंस का रिलेटेड है वो कैपिटल में, बाकी सारी इसकी सारी एडजस्टमेंट्स करंट में। यूजेज की बात करें, यूज्ड वेयर पार्टनर्स वांट स्टेबल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को स्टेबल रखना चाहते हैं। फ्लक्चुएटिंग वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर फर्म्स काफ़ी छोटी होती हैं, जिनमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हमें कैपिटल फिक्स रखनी है, एक में एडजस्टमेंट्स लिखनी है, नहीं, वो सभी मिक्स कर देते हैं क्योंकि वो छोटी फर्म्स होती हैं। अब हम देखेंगे गुडविल का मतलब और कौन कौन से मेथड्स हैं जो गुडविल की वैल्यूएशन में काम आते हैं। सो गुडविल का मतलब है, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन दैट इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स दैन नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो गुडविल वो मनी वैल्यू है बिजनेस की रेपुटेशन की
जो एक फर्म को मदद करती है कि वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसका मतलब है कि हम ना ही इसे फिज़िकली देख सकते हैं ना इसे टच कर सकते हैं। क्या मेथड्स हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में काम आते हैं? इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था कि इस मेथड में जो गुडविल है उसे हम बिजनेसेस के पास्ट ईयर्स का जो अर्नड प्रॉफिट है उसके एवरेज से कैलकुलेट करते हैं और फिर जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़ के साथ। ये मेथड वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर प्रॉफिट स्टेबल रहता है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मेरिट्स हैं इसके मेरिट्स हैं कि ये सिंपल एंड ईजी है, स्टेबल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनका प्रॉफिट स्टेबल रहता है, और ये बहुत ज़्यादा कम टाइम कंज्यूम करता है। इसके ये डिमेरिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स के ट्रेंड्स को इग्नोर करता है और ये थोड़ा कम एक्यूरेट होता है। इक्वल इम्पोर्टेंस देता है सभी सालों को, ये नहीं कि किसी एक साल को लाइक कि रीसेंट ईयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे बाकी ईयर्स को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे, ऐसा नहीं, ये सभी सालों को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। सो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसे हम लेस एक्यूरेट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो कि एक गुडविल की रियल वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड अब देखते हैं कि कम एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये सभी सालों को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, ये प्रॉफिट के ट्रेंड्स को इग्नोर करता है और ये नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर ही नहीं करता। ये सिंपली एक्चुअल प्रॉफिट्स को देखता है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स हैं उसको ये इग्नोर करता है। और जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं ना, वो ज़्यादातर फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। आपने पहले क्या कमाया उसका क्या रिलेशन है आप जो अब कमाओगे, एग्जैक्टली। सो ये फ्लक्चुएटिंग बिजनेसेस के लिए सूटेबल नहीं है, जिस वजह से ये थोड़ा कम एक्यूरेट होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर दिस मेथड ग्रेटर वेट इज़ गिवन टू रीसेंट ईयर्स। जो रीसेंट ईयर्स होते हैं उनको ज़्यादा वेट दिया जाता है, इट मीन्स उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो रीसेंट प्रॉफिट्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के लिए। मान लो आपने 10 साल पहले 5,000 कमाया था और पिछले साल आपने 8,000 कमाया, अब नेक्स्ट ईयर में आपको क्या लगता है 5,000 के तकरीबन आप कमाओगे कि 8,000 के तकरीबन? बट ऑब्वियस 8,000 के तकरीबन, क्योंकि प्रीवियसली हमने 8,000 अर्न करा है तो फ्यूचर में भी इसके नियर बाय अर्न करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है समेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्रॉफिट इनटू वेट, यानी प्रॉफिट और वेट का जो प्रोडक्ट है उसको ऐड ऑन करके उस प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय वेट्स के सम को। एडवांटेज क्या है, इसमें हम प्रॉफिट्स के ट्रेंड्स को कंसिडर करते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसकी यही डिसएडवांटेज है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमें वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर वेट्स को ऐड ऑन करना पड़ता है, थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस प्रॉफिट जो एक बिज़नेस अर्न कर रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। मीन्स मान लो नॉर्मल प्रॉफिट अगर 10,000 है और अगर आप 12,000 अर्न कर रहे हो, इट मीन्स 2,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इसको गुडविल कैलकुलेट करने में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मेरिट्स हैं, ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड है, ये कंसिडर करता है नॉर्मल प्रॉफिट को भी। Super profit method is considered a more scientific method of valuation of goodwill because it measures goodwill on logical and realistic basis. So जो super profit method है वो एक scientific method इसी वजह से है क्योंकि ये लॉजिकल है और रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इट डजंट सिंपली कंसिडर टोटल प्रॉफिट, ये सिंपली एवरेज प्रॉफिट की तरह सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रॉफिट को नहीं कंसिडर करता, इंस्टेड ये कंपेयर करता है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विद द नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय द सिमिलर फर्म इन द इंडस्ट्री। सेम टाइप की इंडस्ट्री में अगर कोई और फर्म है तो वो कितना कमा रही है उसके साथ ये कंपेयर करता है कितना हमारा बिजनेस कमा रहा है। सुपर प्रॉफिट एक साइंटिफिक मेथड इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर किया जाता है।
फिर एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। गुडविल एग्जिस्ट बिकॉज बिजनेस अर्न्स मोर प्रॉफिट। गुडविल तभी एग्जिस्ट करती है एक बिज़नेस की क्योंकि उसका जो बिज़नेस है, हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है ऑर्डिनरी फर्म्स के कंपैरिजन पे। और जो सुपर प्रॉफिट है वो डायरेक्टली मेजर करता है उस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को। अगर बिज़नेस अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट की तरह, गुडविल नील होगी। लेकिन अगर मेथड, ये जो मेथड है ये रियलिस्टिक वैल्यूएशन देता है कि हमारा बिज़नेस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा कमा रहा है, इसमें हम गुडविल की ओवर वैल्यूएशन नहीं करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू गुडविल इवन व्हेन प्रॉफिट आर ऑर्डिनरी। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल तब भी हम मेजर करते हैं अगर हमारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस की तरह ही क्यों ना हो। मान लो अगर नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 अर्न कर रहा है और हमारा बिजनेस 8,000 10,000 अर्न कर रहा है, फिर भी हमारा बिजनेस यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेगा। लेकिन सुपर प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता है। सुपर प्रॉफिट में गुडविल सिर्फ तभी कैलकुलेट करते हैं अगर हमारा प्रॉफिट नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो। देयरफॉर यहाँ पर हम एक्सेसिव वैल्यूएशन नहीं करते हैं। ये बिज़नेस की एफिशिएंसी को दर्शाता है। फिर ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होता है। यही कारण है कि ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड है। डीमेरिट्स की देखते हैं। जो डीमेरिट्स बिजनेस सुपर प्रॉफिट की यही है कि यहाँ पर ना हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बिज़नेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि जिस नेचर का बिज़नेस हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में, वहाँ पर एक ऑर्डिनरी बिजनेस कितना अर्न कर सकता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना मुश्किल है, जिस वजह से ये डीमेरिट है इसका। नेक्स्ट वी हैव कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अंडर दिस मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, जिसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइज वैल्यू का? अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल का फिर फॉर्मूला कैसे आएगा? ये तो आ गया कैपिटलाइजेशन का वैल्यू। गुडविल आएगी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है कैसे निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू में से, वो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। सो ये साइंटिफिक है, रियलिस्टिक है, क्योंकि इसमें NRR, जिसमें NRR आ गया वो साइंटिफिक हो गया। लार्ज फॉर्म्स के लिए सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है? काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं और एक्यूरेट एस्टिमेशंस की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड का मतलब और कंटेंट्स की। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट containing terms and conditions agreed upon by partners regarding conduct of partnership business। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके ऊपर पार्टनर्स एग्री हुए हैं बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। ये स्पेसिफाई करता है राइट्स, ड्यूटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स। क्या कंटेंट है पार्टनरशिप डीड के? पार्टनरशिप डीड में जर्नली ये चीज़ें आती हैं जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। मीन्स क्या मेथड होगा गुडविल वैल्यू करने का, किस तरीके से अकाउंट्स मैनेज किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा डिसोल्यूशन का। अब बात करते हैं कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को यूज़ किया जाएगा, जो कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर की बात करें तो वो 6% दिया जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सभी पार्टनर्स का इक्वल राइट होगा मैनेजमेंट में। एडमिशन अगर होगी तो म्यूचुअल कंसेंट से होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर का ये हक बनता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मीन्स उन्हें उनके ऊपर चेक रख सकता है। So this was it for today's chapter. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.